लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, अभी तक हम लोग 1B का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक हमने पढ़ा है। एकदम बिल्कुल हर एक वीडियो आप बारीक से देखिएगा तो आपको हर एक चीज समझ में बिल्कुल आए। नहीं आ रहा है आपको समझ में तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें। आपका सहयोग और प्यार दोनों हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो लाइक और कमेंट्स शेयर करके आप अपना सहयोग और प्यार हमें दे सकते हैं इस चैनल को। चलिए आगे अब मैं समझाने चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर? देखिए 18 और 117 एचसीएफ को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। यम का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 118 और 117 का एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है ना? तो अब हम लोग सॉल्यूशन करने चल रहे हैं। तो देखिए 18 और 117 का पहले एचसीएफ निकालेंगे। देखिए किसका? 18 और 117 का एचसीएफ निकालना है हमको। उसके बाद इस एचसीएफ को इसके बराबर में लिखना है। समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि उसके रूप में दर्शाया गया है। देखिए के रूप में दर्शाया गया है तो मतलब इसका एचसीएफ 18 और 117 का एचसीएफ इतने के रूप में दर्शा दिया गया है। पहले निकाला जाए। 18 लिखेंगे तो 2 गुणे 3 हो गया, और 117 लिखेंगे तो 3 गुणे 13 हो गया। गुणनखंड हो गया है। गुणनखंड आप लोग जान रहे होंगे लगाने के लिए। कल पिछला वीडियो में मैंने बताया इसी चैप्टर में जिसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है? तो एचसीएफ में क्या होता है? एचसीएफ में अब आप लोग एकदम बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि एचसीएफ में क्या करेंगे। एचसीएफ में 2 पद 3 पद जितना भी पद दिया रहता है उसमें यह छांटते हैं कि तीनों चारों में कौन कौन मिल रहा है। जैसे इसमें 2 लोग हैं, 18 और 117 है। इसमें देखिए कौन कौन मिल रहा है। तो यह 3 और यह 3, यह दोनों ही मिल रहा है। देखिए एक ही 3 मिल रहा है। एक 3 को यहां पर हम लिख देंगे। एचसीएफ यह 3 आ गया। एक मिनट, यह मिस्टेक हो रहा है। 2 गुणे 3 होगा, और यह 3 देखिए यहां पर आ रहा है। समझा गया ना? 18 का जो खंड होगा वह 2 गुणे 3 होगा। तो इसमें यह 3 एक मिला और यह दूसरा 3 यहां मिल गया। मतलब जो मिलेगा जोड़ा उसी को उतारना है। समझ में आ गया ना? तो 3 तरीका हो जाएगा 9। मतलब एचसीएफ हो गया 9। क्लियर हो गया? एचसीएफ में जो मिलता है उसको ही लिखते हैं और लिखकर गुणा कर देते हैं अगर एक पद से ज्यादा है तो। दूसरी चीज है, अगर एलसीएम निकालना होता तो एलसीएम में ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। एलसीएम में जो मिलेगा उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी एक बार लिखना है। क्लियर हो गया हो आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो अब यहां पर एचसीएफ हमारा कितना हो गया? 9। इस एचसीएफ को, किसका एचसीएफ है? एचसीएफ किसका एचसीएफ? 18। यह तो हमको समझ लीजिए रफ का काम करना है, कोई दिक्कत नहीं है। 18 और 117 का जो एचसीएफ है वह किस रूप में लिख सकते हैं? 18m-117 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए इन दोनों का एचसीएफ कितना निकला? 9। इन दोनों के जगह पे हम लिख देंगे 9। ठीक? 18m-117। नियम क्या होता है? अंक को एक तरफ लेकर जाएंगे, मतलब लेटर एक तरफ जाएगा। तो 9 तो यहाँ पे आया ही, और जब इस साइड चेंज हो जाएगा तो यह माइनस जो है क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है? देखिए यहाँ पे प्लस हो गया। तो 18m। ठीक है? इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 117 और 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 126 बराबर 18m। ठीक है? यानी m बराबर 126/18, और 18 के पहाड़ा में 126 आता है तो m बराबर निकलेगा हमारा 7। यानी m की जो वैल्यू है वह 7 निकला। ठीक है? m की वैल्यू क्या निकला? 7। लेकिन एक काम और करना है अभी, ऐसे मत छोड़िए। देखिए बिना स्क्रिप्ट की अगर आप देखेंगे ये तो आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा। ठीक है? कितने बच्चे होते हैं भगा भगा देखना शुरू कर देते हैं तो उससे आपको समझ में नहीं आएगा कोई चीज। ठीक ना? नियम बाय नियम एकदम बिल्कुल समझिए। ठीक है? तब आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए
अब क्या कहा है, अब तो यहाँ की वैल्यू निकल गई है, मान निकल गया 7। कह रहा है साथ ही 118 और 100 मैंने 18 मिस्टेक हो गया, 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया ना। तो इसमें देखिए कल हम बताए थे जरूर, तो फर्स्ट संख्या इसमें क्या है 18 और सेकंड संख्या क्या है इसमें 117, ठीक ना। मौसा कितना है, एचसीएफ हमारा 9 है और हमको एलसीएम निकालना है। यही तरीका आसान है, समझ लीजिए, ठीक है। उस तरह गुणा करते रह जाएंगे। तो हम निकाले थे फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो चूंकि हमको यह निकालना 18 गुणे 117 बराबर 9 गुणे एलसीएम। देखिए एचसीएफ 9 है ना, देखिए यहाँ पे निकाला गया। अब अंक को एक तरफ बचेगा तो गुणे में है तो भाग में बन जाएगा। देखिए माइनस या प्लस में रहेगा, उधर जाएगा तो चिन्ह बदलेगा, तो अगर माइनस में है तो प्लस में बदल गया, ठीक है। तो गुणे में रहेगा किस में बदलेगा, भाग में। तो एलसीएम इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 18 गुणे 117 बटे 9, 9 गुना 18, 2 बार में कट जाएगा। तो एलसीएम आएगा 2 गुणे 117, यानी कि 2 का गुणा 117 में करेंगे तो 234 आ जाएगा। यह हमारा एलसीएम निकला। हमको लग रहा है आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्वेश्चन इसलिए लिख दे रहा हूँ कि क्योंकि कितने बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास बुक खरीदने का भी पैसा नहीं होता है, वह बुक भी नहीं खरीद सकते हैं। तो इसलिए भाई पैसा नहीं है तो फिर बुक कैसे खरीद पाएंगे। तो मुझे यह लगा कि क्वेश्चन उनके सामने रहेगा तो उनको नोट्स बनाना बेहतर हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसलिए मैं लिखते चल रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। क्वेश्चन सामने रहेगा तो समझना भी आसान हो जाएगा, दोनों चीजें। तो चलिए यहाँ देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमको यह प्रूव करना है कि कोई ऐसी संख्या है क्या कि 6 पर पावर अगर n कर दिया जाए, n मतलब प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 ऐसे हैं, तो अगर हम इतने घात चढ़ा दें, इस पर कितना घात भी चढ़ा दिया जाए तो उसका जो अंक होगा वह 0 पर समाप्त होगा, माने जो इकाई अंक होगा वह 0 पर समाप्त होगा। यह हमें सिद्ध करना है। समाप्त होगा कि नहीं होगा यह बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो 6 का अभाज्य गुणनखंड है वह 2 और 3 होता है, माने 2 तिहाई 6 होता है ना। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वह 2 और 3 होगा। तो 6 पे पावर n का मतलब यह हो गया कि 2 गुणे 3 पे पावर n, माने दोनों पे पावर n। अब गुणा है तो यह घात जो है दोनों पे आ जाएगा। देखिए 2 पे पावर n इंटू 3 पे पावर n। आगे समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे ही सामान्य भाषा में आप समझ लीजिए कि अगर हम 2 पे पावर 2 लगा देते हैं तो 4 इकाई अंक 4, अगर 2 पे पावर हम 8 लगा देते हैं, चाहे 5 लगा लीजिए, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, माने कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगा। हम यह जान गए हैं, फिर भी हमको यह सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पर इससे यह स्पष्ट हो जाता है, माने 2 पे पावर n और गुणे में 3 पे पावर n का मतलब से यह स्पष्ट हो जाएगा कि 6 पे पावर n के भाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आएगा। मतलब 6 में 2 ही लोग है, 2 और 3, तो 2 और 3 जब है तो 5 कहां से आएगा भाई, नहीं आएगा 5। तो अतः 6 पे पावर n का 5 एक अभाज्य गुणनखंड संभव नहीं है, मतलब 5 आएगा ही नहीं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 ही संभव है 6 में। कितना कितना 2 और 3, समझ आ गया ना। अगर आपको बुक अगर आपके पास होगा तो एग्जाम्पल नंबर 4 भी इसी तरह लगाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, महामोस्ट है। यह एनसीईआरटी का 5वां क्वेश्चन है और मनोहरी का 9वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या होगा, 5 इसका कोई गुणनखंड नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके गुणनखंड में केवल 2 ही संख्या 2 और 3 के घात होंगे, चाहे 2 पर घात चढ़ जाए चाहे 3 पर घात चढ़ जाए, ठीक है। अतः कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जो 0 पर समाप्त होगा, हम बता दिए हैं यहाँ पर।
क्लियर हो गया ना। इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। कोई भी संख्या आ जाए, उदाहरण नंबर 4 भी इसी तरह लगाएंगे आप, लेकिन उसके जगह यहाँ पर 4 पे पावर n दिया है, तो इस 4 पे पावर n में क्या हो जाएगा, अगर यहाँ 4 पे पावर n रहेगा तो 2 गुणे 2 2 खंड मिलेगा, तो 2 पे पावर n हो जाएगा 2n हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। तो वो भी उसी तरह से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखिए यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 है और मनोहरे का 10 है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 और मनोहरे का 1B का, ठीक है। तो आइए देखते हैं, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य समझ में आ गया, जो संख्याएं अपने से कटे या एक से कटता हो उसे हम अभाज्य कहेंगे। और भाज्य में क्या होगा, एक और अपने के अलावा भी अगर वह किसी भी संख्या से वह कट जाता है तो वह भाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। नीचे लिंक दे दिया हूं, आप उसको जरूर देखेंगे, भाज्य और अभाज्य अगर नहीं आ रहा है तो, ठीक है ना। तो चलिए यहां देखते हैं। तो सोल्यूशन करते हैं। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, समझ में आ रहा ना पहले स्टेप के लिए। तो यहां पर दोनों में कॉमन कुछ मिल रहा है, देखिए यार एक पद हो गया, हाई एक पद हो गया, देखिए हाई एक पद हो गया, हाई एक हो गया, तो इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है। तो देखिए 13 कॉमन मिल रहा है, तो यहां बचेगा 7 गुणे 11 प्लस, और जब इसमें से भी 13 कॉमन हो गया तो यहां बच जाएगा 1। समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया कि नहीं। चलिए तो 13 11 और 7 का गुणा कर देंगे, 11 7 77 प्लस 1, 77 और 1 78, और 78 और 13 का हमको गुणा करना है, ठीक है ना। तो 1014 आ जाएगा, क्लियर हो गया ना। अब यहाँ कारण पूछ रहा है, क्यों, तो कारण यह है, यह भाज्य क्यों है, तो जब एक और अपने संख्या के अलावा भी या दूसरी संख्या से, यहां संख्या हो गया, संख्या से विभाजित हो सकता है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। क्लियर हो गया ना। यह नंबर 1 के लिए था, ठीक है, यह पहले वाले के लिए था। दूसरे वाले के लिए चलते हैं, समझ में आ गया नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए इसमें देखिए 5 यहां है, 5 यहां, तो 5 खट के कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन ले लीजिए, बचेगा यहाँ पे 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे, यहाँ 3 छूट गया था, 3 यहाँ भी 3 छूट गया है, देखिएगा थोड़ा सा, 4 गुणे 3, तो गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, ठीक है ना। तो 5, अब इसका गुणा कर देंगे तो देखिए यहां पर इसका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1000, 7 6 4 3 2 का गुणा कर देंगे तो 1008 प्लस 1, अब 5 गुणे इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1009, तो 9 5 45 05, यह हमारा आ जाएगा। अब क्या करना है, कुछ करना नहीं है, यही चीज यहां उतार देना है, सेम कारण में। कारण में क्यों, या भाज्य गुणन भाज्य है, भाज्य संख्या है, तो कारण में यही उतार देना है, सेम टू सेम यही उतारना है। कारण में एक और अपने संख्या के अलावा भी यह दूसरी संख्या से विभाजित हो सकता है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। यहाँ कारण में लिख लीजिएगा, टोटल चीज यही लिखा जाएगा, समझ लीजिए टोटल यह पूरा कारण यहां उठ के चला जाएगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो आप जो है लाइक कमेंट्स और शेयर जरूर करें, ताकि अन्य बच्चों के पास यह पहुंच जाए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें, जिससे कि मेरा नया जो वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। क्वेश्चन बहुत लंबा है और काम बहुत छोटा करना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आप लगा पाएंगे। इस मैदान का एक चक्कर, माने वृत्ताकार ऐसे जो है पथ है, वृत्ताकार पथ
है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितना लगते हैं? सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ऐसे सोल्यूशन लिख लिया जाए, यहां लिख लीजिएगा सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट। चलिए लिख लीजिए, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट, ठीक है। और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। माने रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय, ये उतर गया नीचे 12 मिनट, समझ आएगा ना। तो वे दोनों एक ही स्थान, माने एक स्थान, एक ही जगह से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, माने जहां से वो चलना शुरू किए हैं वहीं पर फिर कब मिलेंगे। क्योंकि एक समय ज्यादा ले रही है और एक समय ज्यादा कम ले रहा है, माने सोनिया ज्यादा समय ले रही है और जो रवि है वह कम समय ले रहा है। तो यह दोनों कितने समय बाद फिर उसी जगह पर आकर मिलेंगे। तो इसका हम एलसीएम निकाल देते हैं। तो 18 को तोड़ दीजिए, तो 2 गुणे 3 में टूटेगा और 12 हो जाएगा 2 गुणे 3। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम में हम बताएंगे जो मिलेगा, जैसे 2 मिल रहा है 2 एक बार, दो नहीं ऊपर मिल रहा है तो एक ही बार तभी लिखेंगे। 3 मिल रहा है तो एक बार, नहीं मिल रहा है तो एक बार। मतलब 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। मतलब 36 मिनट बाद सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। समझ आ रहा है ना। एलसीएम निकालना इस तरह के सवाल में, मिलेंगे। समझ में आ गया नहीं? यही आंसर है 36 मिनट, यही आंसर हो गया, ठीक है ना। तो हमको लग रहा है बहुत बेहतर आपको समझ में आ रहा होगा। सवाल देखिए इतना बड़ा है, लेकिन यह जो है इस तरह से छोटे में आप लगा सकते हैं। देखिए कम से कम के लिए एलसीएम, इस तरह के सवाल पुनः कब मिलेंगे। जैसे एक घड़ी है, वह मिनट वाली और घंटे वाली सुई जो है चल रही है, अब वह आपस में कितने समय बाद मिलेगी। तो इसके लिए भी हमको घंटे को मिनट में बनाकर पहले एलसीएम निकाल देंगे, उसके बाद जो है 60 से भाग दे देंगे तो यह पता चल जाएगा कि वह कितने समय बाद मिलेंगे। समझ आ रहा ना। तो इस तरह के सवाल में हमेशा एलसीएम निकाला जाता है, दिमाग में आप सेट कर लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। नहीं तो कितने बच्चे पेपर में बैठते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करना है। तो एकदम हमारे अगर स्टेप से आप चलेंगे, मैं हर एक सवाल का स्टेप बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, आपको ऐसा लग भी रहा होगा। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे चला जाए। कल मैं इस तरह का रूल बता दिया हूँ क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है ना। तो आप उसको जरूर देखेंगे। देखिए दिया गया नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी आप चैप्टर शुरू करिए तो पिछला चैप्टर जैसे 1b हम पढ़ा रहे हैं और 1b में 2 पार्ट बनेगा। एक अभी हम पिछला वीडियो है और यह 2 पार्ट में है। तो जब तक आप पिछला नहीं देखेंगे तब तक आपको आगे समझ में नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो पिछला वीडियो जरूर देखिए। जैसे 1a जब तक नहीं देखेंगे तब तक 1b कुछ नहीं समझ पाएंगे, 1b नहीं देखेंगे तो 1c में थोड़ा दिक्कत होगा। तो आप क्रम से उठाकर एक एक वीडियो आप लगातार देखते रहेंगे और नोट्स बनाते रहेंगे। तो चलिए, तो हम कल जो बताए थे उसमें मैं ट्री मेथड में बताया था कि ये 2 शाखा है ऐसे पेड़ में। जैसे मान लीजिए पेड़ है, इसी में से 2 ऐसे शाखा निकल गया। देखिए ऐसे 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 2 शाखा निकल गया। देखिए ये ऐसे। तो जब 2 शाखा निकलेगा इसमें से, देखिए इसमें जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है। देखिए एक शाखा इधर है, एक शाखा इधर है, ठीक ना। इसमें से 2 शाखा ऐसे निकल गया है। समझ आ रहा ना। तो इन दोनों का जो वैल्यू है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ में आ रहा ना, तो इसके वैल्यू के बराबर हो जाएगा।
आगे समझ में, मतलब इसी में ना फूट के निकला है, इधर निकला है, इसी में से एक इधर निकल गया, दो मैंने एक पेड़ है उसकी जो दो शाखाएं हैं, तो वो दो शाखाएं किससे निकली हैं, एक ही ना पेड़ से निकला है, इसे दो शाखा हो गया। तो उन दोनों को जब मिलाएंगे तो इस शाखा के बराबर हो जाएगा, समझ आ रहा ना। तो इन दोनों का गुणा कर देंगे। जैसे अगर हमको y की वैल्यू निकालनी है तो y में देखिए कई तरीके से लगा सकते हैं, इसका इसमें गुणा करके इसके बराबर कर सकते हैं, अभी हम बता दे रहे हैं आपको। तो यहाँ 5 गुणे 13 लिखिए, इन दोनों का गुणा करेंगे तो y का मान निकल जाएगा 13 × 5 = 65, ठीक है। अथवा देखिए आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि y और 3 का गुणा करके, y और 3 का गुणा करके 195 के बराबर बना देंगे, और यहाँ गुणे में है तो 3 को भाग में बना देंगे बटे 3। अब यह 65 भाग में कट जाएगा, क्लियर हो गया ना आंसर, और ये भी तो आंसर है, क्लियर हो गया ना। अब अगर x की वैल्यू निकालनी है तो हमको लग रहा है बहुत आसानी से आप लोग निकाल लेंगे। क्या करेंगे x की वैल्यू 3 × 195 यानी x गुणे 585 गुणा कर देंगे, ये आंसर होगा। मैंने x की वैल्यू हो गई 585 और जबकि y की वैल्यू हो गई 65, y = 65, x = 585 और y = 65, ठीक है ना, यह आंसर हो गया। तो समझ में आ रहा होगा आपको प्री मैथ है, बहुत आसानी से। फिर से समझ लीजिएगा, इन दोनों का गुणा करके y का वैल्यू निकला है। मैं क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताया हूं, सेम टू सेम इसी तरह से एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 6 था। देखिए क्वेश्चन जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस में रहेंगे, पेपर में आपको उतना ही आसान तरीके से समझने के लिए और लगाने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिए यहां पर स्टेप 1 में जब हम चलते हैं तो 7 गुणे 13 गुणे 11 + 11 है। अब इन दोनों में कॉमन 11 मिल रहा है, खटाखट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। +1 13 × 7 91 + 1 91 1 92। अब 92 का फट गुणा करिए, 2 9 2 9 2 11 10 मतलब 1012। कारण क्या है, कारण माने क्यों, यह जो है भाज्य गुणनखंड है, तो कारण में क्या लिखेंगे, एक और देखिए पीछे बताए हैं, एक और अपने संख्या के अलावा भी यह किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो सकता है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। बहुत ही शानदार है, कोई कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें देखिए 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 है +3, ठीक है। इन दोनों में 3 कॉमन ले लीजिए फटाक से, देखिए इस पूरे में भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 1 +1, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसका जब सबका गुणा कर देंगे, 7 × 6 = 42 बचे, ऐसे करके जब गुणा कर देंगे 1680 आ जाएगा। अब +1 यहाँ पे है, यानी 3 गुणे 1681। अब गुणा कर लीजिए 3 का, 5043 आएगा, ठीक है ना। हमको लग रहा है बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। फिर क्या करना है, कारण में यही उठाइए और यही लिख दीजिए कारण में, भाई यही वाला कारण रहेगा ना। कारण तो एक ही है भाई, भाज्य होने का कारण एक ही है कि वह अपने और एक के बाद भी किसी की तीसरे संख्या से वह कर सकता है, इसलिए वह भाज्य हो जाता है। समझ में आ गया ना। तो बहुत ही सिंपल है, इसका नोट्स बनाइए। और देखिए मैथ कहता है कि आप हमारे साथ रहिए, फिर देखिए कितना बड़ा दोस्ती हो जाता है आप में और हमारे में। लेकिन कोई इसके साथ रहना नहीं चाहता ना, दिक्कत यही है। मैं बहुत ईमानदार आदमी है, अगर इसके साथ रहेंगे ना तो जिंदगी बना देगा, समझ लीजिए आपका पूरा जीवन बना देगा आपका। लेकिन लोग इसके साथ रहना नहीं चाहते, घबराते हैं। बहुत बेहतर सब्जेक्ट है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं।
सॉल्यूशन कर लिया जाए। तो देखिए यहाँ पर काम वही है, x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करना है, इसमें से कितनी शाखा निकली, एक दो शाखा निकला है, हमेशा दो ही शाखा इसमें से निकलता है, एक में से दो शाखा निकलता है, इन दोनों का गुणा कर देंगे, मैंने 2 गुणे 33 81, तो गुणा कर लीजिए भाई। तो 2 एक 2, 8 दूना 16, 3 दूना 6, 1 7, 3 दूना 6, यह आंसर बन गया। ठीक है, कहीं से निकालेंगे बिल्कुल आएगा, वो समझ लीजिए। अब इसको क्या करेंगे, या तो 7 और इसका गुणा करके y की वैल्यू निकाल लीजिए, जैसे आपकी इच्छा करो वैसा करिए। तो देखिए यहाँ पर हम y और 3 का गुणा कर देते हैं, 3 गुणे y बराबर 33 81। ठीक है, गुणे में तो भाग में बन जाएगा, तो 33 81 बटे 3, तो 1 1 2 7, ये आंसर हो जाएगा। मैंने 3 से इसमें भाग दे दिया गया। ठीक है, अथवा भी आप कर सकते हैं, इन दोनों का गुणा करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए भाई, इसकी शाखा यह है तो इन दोनों का गुणा, 3381 की शाखा यह है तो इन दोनों का गुणा करके इसके बराबर कर देंगे, और नहीं तो 7 और 161 का गुणा करके y के बराबर कर देंगे, तो y बराबर 7 गुणे 161, तो गुणा करता 7 42, 7 और 3 7 4 11। देखिए यह हो गया। तो दोनों में से किसी भी तरह लगाएंगे वो आंसर आएगा, समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप किस तरह लगाते हैं। चलिए, जगह नहीं था इसलिए यहां मैं बता रहा हूं। अब जो है क्या करेंगे, z की वैल्यू निकालने के लिए, तो z 7 गुणे z बराबर 161, ये बराबर 161 बटे 7। अब देखिए z बराबर 7 दूना 14, 7 3 21, 23 आ गया इसका आंसर। बहुत ही बेहतर है, समझ लीजिए, एकदम लगाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ आ गया, x की वैल्यू यह है और y की वैल्यू यहाँ पे है, y बराबर y 2 तरीके से निकला सकता है, क्योंकि y 2 इधर से भी है इधर से भी है। ठीक है, तो अब यह चैप्टर हो गया समाप्त, 1 भी बिल्कुल एकदम समाप्त हो गया है। आप यदि, फिर मैं एक बार कह रहा हूं कि यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि इससे आप कुछ नॉलेज ले रहे हैं, चाहे ले सकते हैं आगे भी फ्यूचर में, तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें। लाइक कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि दूसरे के पास यह जरूर वीडियो चला जाए। शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए आप लोग, आपका सहयोग बहुत ही सराहनीय है। आप इस चैनल को बहुत ज्यादा प्यार और सहयोग दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।